हाँ जी दोस्तों, हाँ जी बताओ क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? मुन्नी बता क्या पढ़ा था? नहीं इससे पूछो। तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, है ना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे देश में दो तरह की मार्केट होती है। कितने तरह की मार्केट होती है? दो। कौन कौन सी? कैपिटल मार्केट के बारे में। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, है ना। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? मनी मार्केट के बारे में, कि मनी मार्केट ऐसी जगह है जहां पर हमें क्या मिलता है सर? शॉर्ट टर्म। कौन सा लोन मिलता है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म लोन मिलता है और बड़े बड़े लोग होते हैं वहां, टुच्चे मुच्चे नहीं, बड़े बड़े लोग होते हैं मनी मार्केट में, है कि नहीं बात? गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी। कोड क्या था उसका? डीजे वाले भैया बाबू, डीजे वाले बाबू, डीजे वाले बाबू क्या बजाते हैं? सीडी बजाते हैं भैया। ओ मुन्ना बेस, सीडी बजाते हैं। हाँ, टू 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 चाप सीडी चला। तो वो मनी मार्केट था, बहुत आसान सी बात थी। उसमें 4-5 इंस्ट्रूमेंट थे, उसके हमने 4-5 हमने क्वेश्चन भी किए थे और बहुत आसानी से तुम पहचान सकते हो। उसके सीक्रेट वर्ड बहुत आसान थे। लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, या गवर्नमेंट इशू कर रही है तो समझ गए ट्रेजरी बिल है। याद आ गई ना बात? राइट। बैंक टू बैंक खेल रहे हैं तो या तो कॉल मनी होगा या फिर बैंक का कोई ट्रांजेक्शन है तो क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा। इस तरह की बातें हमने याद की थी। उसमें एक चीज मेन थी याद करने की, क्या? समय सीमा याद करनी थी, है ना, कि कौन 14 से 365 है, कौन 1 से 15 है, कौन 15 से 365 है। समय सीमा याद करने वाली बात थी। आज आती है वो मार्केट जो हम जैसे लोगों के लिए है ना। यानी 18 साल के होते हैं आप उस मार्केट में एंटर कर सकते हो, और वो होती है कैपिटल मार्केट। क्या होती है सर? कैपिटल मार्केट। तो पहले शॉर्ट में जानते हैं कैपिटल मार्केट क्या होती है। बात करते हैं। कैपिटल मार्केट में वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिनके जरिए कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज करती है। तो कैपिटल मार्केट में जो पैसा आएगा वो किसके लिए आएगा? और मनी मार्केट में कौन सा था? सबसे पहला डिफरेंस तो ये हो गया। शॉर्ट टर्म बोले तो 365 दिन से अंदर अंदर, और लॉन्ग टर्म बोले तो 365 दिन से ज्यादा तक जो मुझे पैसा चाहिएगा, ठीक है, कैपिटल मार्केट। यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मतलब है 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड। कंपनीज या गवर्नमेंट अपनी लॉन्ग टर्म में लगने वाले पैसों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि स्टॉक्स और बॉन्ड्स के जरिए फंड रेज करते हैं। यहाँ स्टॉक का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर, जो आप अकाउंट्स में करते हैं ना। कैपिटल मार्केट को सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। याद आ गई ना बात? तो कैपिटल मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, और मनी मार्केट को भूल गए? अरे ना, अपनी बुक के चैप्टर का पहला पेज खोलो। मनी मार्केट को आरबीआई। तो पहले पेज पे बताया था मैंने तुम्हें, अपनी बुक के पहले पेज पे लिखा है हेडिंग में। कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा रिस्क होता है और रिटर्न्स भी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा होते हैं। कैपिटल मार्केट के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो यानी कैपिटल मार्केट के बारे में पता लग गया। कैपिटल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर होते हैं। मनी मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, ये वाले होते हैं। पहला डिफरेंस समझ में आया। दूसरा डिफरेंस क्या है? कैपिटल मार्केट में जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मनी मार्केट में जो होता है शॉर्ट टर्म। कैपिटल मार्केट में जो लोग होते हैं उसमें तुम और मैं भी घुस सकते हैं, है ना। लेकिन मनी मार्केट में कौन जाता है? बड़े प्लेयर जाते हैं। इंडिविजुअल की जगह थोड़ी कम होती है, लेकिन लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनी, गवर्नमेंट, बैंक्स, इनका वहां पे ज्यादा वजूद होता है। बात समझ में आ रही ना? अब सर अगर कैपिटल मार्केट के अंदर हम जाएंगे तो कैपिटल मार्केट के अंदर कितनी तरह की मार्केट आती है? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है? प्राइमरी मार्केट वो होती है भैया जो तुम अकाउंट्स में करते हो। कहां करते हो मुन्ना? जो तुम कहां पे करते हो? अकाउंट्स में। अकाउंट्स में जब तुमने शेयर कैपिटल का पहला चैप्टर पढ़ा था तो पहले चैप्टर में पहले ही एंट्री क्या डाली थी? पिछले लेक्चर में हमने मनी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, तो आज हम अभी पढ़ा नहीं? तो जब तुम पहली बार शेयर इशू करते हो तो जो एंट्री तुम सीखते हो वो एंट्री हमेशा कौन सी मार्केट में होती है? प्राइमरी मार्केट में। कहां होती है? प्राइमरी मार्केट। अगर अभी कुछ बच्चों ने अगर अकाउंट्स का वो चैप्टर नहीं पढ़ा, पार्टनरशिप कर रहे होंगे, है ना, तो उनको सारी जानकारी अभी इस वीडियो से मिल जाएगी। पहले ध्यान से सुनना इसको। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को समझेंगे। इस लेक्चर सीरीज में हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीखेंगे कि नए शेयर्स और बॉन्ड्स इस सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज जैसे कि नए शेयर्स और बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं। क्या समझ रहे पुष्पा? प्राइमरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटी इशू की जाती है? ना, मेन शब्द
मेन शब्द चुक गए तुम। इसलिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी अब सुनना स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। प्राइमरी मार्केट में नई सिक्योरिटीज जैसे कि नए शेयर्स और बॉन्ड्स इश्यू कौन से नए शेयर, यानी कि जब भी आप जिंदगी में अपनी कंपनी के शेयर पहली बार इश्यू करोगे, अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर पहली बार इश्यू करती है उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट। और उसे आम आदमी की भाषा में क्या बोलते हैं? आईपीओ। क्या बोलते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ। है कि नहीं बात? इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ जो फ्लॉप रहा, एलआईसी, 23,000 करोड़ का। बहुत दुख है मुझे, समझ रहे हो ना? वो तो बहुत साल पहले था, वो तो 8-10 हजार करोड़ का था। मैं कह रहा हूं, मैं कौन सा आईपीओ कह रहा हूं? एलआईसी आईपीओ, है ना? तो एलआईसी का जब आईपीओ आया होगा, राइट, तो भैया एलआईसी का आईपीओ आया होगा तो 21,000, देखो कितना है सर, 21,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ आया था। कब आया था सर? मई 2022 में। दिख रहा है ना? राइट। आईपीओ का प्राइस बैंड कितना था? यानी जब मैंने अप्लाई किया था तो मुझे 950 का मिला था, 914 हायर प्राइस बैंड में मिला था। है कि नहीं बात? और एलआईसी का शेयर प्राइस कितना चल रहा आज? मैं देख नहीं पाऊंगा भैया, मेरे दिल से बहुत ज्यादा दर्द होता सर भड़का रहे भैया। लिया कितने में था? 950। चल कितने का रहा है? 700। 14 रुपए बढ़ भी गया तो क्या दिक्कत है ये बताओ? पिछले 6 महीने की रिटर्न देखो कितनी है, -20%, है ना? यानी कि आज मुझे कितने रुपए का नुकसान चल रहा है एक शेयर पर? 800, 900, 950, 250 रुपए का नुकसान चल रहा है एक शेयर के ऊपर। ठीक है ना? तो इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ था जो फ्लॉप रहा। इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा आईपीओ पता कौन सा था? वही बताता हूं तुम्हें ना, पेटीएम। अभी कितने का चल रहा है? और पता आईपीओ कितने पे लॉन्च हुआ था सर? आईपीओ लॉन्च हुआ था 2100 रुपए पे। जिन्होंने पेटीएम पैसा लगाया बर्बाद हो चुके हैं वो। सर 2150 रुपए का एक शेयर लॉन्च हुआ था जब आईपीओ आया था। यानी जिन्होंने पेटीएम में पैसा लगाया होगा उन्होंने 2100 रुपए का एक शेयर लिया होगा, है ना? समझ में ना बात? किसी को 7 मिले, किसी को 8 मिले, इस तरीके से। और आज वो शेयर कितने का चल रहा है? मोटा मोटी मान लो 800 रुपए। अब लगा लो 2100 से कहां गया? बताओ भैया, बताओ रे भैया, बताओ। आदमी क्या करे? आत्महत्या न कर ले, है ना? और पता कहां तक गया था वो? 500 रुपए तक गया था। तो पब्लिक लुट चुकी है। यानी कि एक बात इसे साबित हुई, इंडिया के सबसे बड़े आईपीओ हमेशा क्या होते हैं? फ्लॉप होते हैं। तो बड़े बड़े आईपीओ में पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स को देख के पैसा लगाया जाता है, राइट? ठीक है। लेकिन ना सरकारी कंपनी है एलआईसी तो डिविडेंड अच्छा देती है बस, तो आप डिविडेंड से थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात है, हमारा मुद्दा क्या? ये मैंने जो आपको आईपीओ दिखाए रियल लाइफ एग्जांपल, इसे एग्जाम में लिख के आने का पुष्पा, ये यूं ही नहीं बताता मैं तुम्हें, मजे मजे में ही नोट कर लिया करो। क्या अब प्राइमरी मार्केट में आएगा तो क्या क्या एग्जांपल लिख सकते हो? एलआईसी आईपीओ लॉन्च इन 2022, है ना? मैं भी याद ना रहे तो 2022 तो याद रह सकता क्योंकि एग्जाम हमारा है तो हमारा ना 2022 एट ए प्राइस बैंड ऑफ 949 रुपीज। करंट प्राइस बताने की जरूरत नहीं है। विच वॉज इशूड थ्रू प्राइमरी मार्केट। तो आप क्या बोलोगे? प्राइमरी मार्केट में वो मार्केट होती है जहां पे नई कंपनी के शेयर पहली बार इशू किए जाते हैं, उन्हें हम प्रैक्टिकल भाषा में इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एलआईसी आईपीओ लॉन्च इन 2022 at a price band of 949 which was issued through primary market। वो लिख दो, लेकिन लेटेस्ट है और इंडिया सबसे बड़ा आईपीओ है तो याद रहता है कि नहीं बात? कोई चीज या तो टॉप वाली याद रहेगी या बिल्कुल जीरो वाली याद रहेगी, बीच वाली याद रहनी बड़ी मुश्किल होती है। अब टॉप का आईपीओ कौन सा है? एलआईसी आईपीओ 21,000 करोड़ का, नीचे लिखाना चाहे 21,000 करोड़ आईपीओ ऑफ इंडिया, बिगेस्ट आईपीओ। तो भैया एग्जामिनर को नंबर देने में खुशी मिलती है कि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। बच्चों को क्या है सर? प्रैक्टिकल नॉलेज भी है कि नहीं बात? तो 100 में से 100 लाने के लिए ये बहुत चीज जरूरी है कि आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देंगे ना एग्जाम में तो नंबर ज्यादा मिलेंगे, और एग्जामिनर का दिल जितना खुश होगा आपको अपनी कॉपी को दूसरी की कॉपी से यूनिक बनाना है। और वो कैसे बनाना है? वही 100 में से 100 लाता है। दूसरे की कॉपी 90 है,
आपकी कॉपी का जो 10 मार्क्स है ना वो आपके यूनिक होने की वजह से है, और उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? एक तो कार्टून प्रेजेंटेशन का मैंने आपको बताया है कि नहीं बात, राइट। अभी जब कुछ बच्चे आए थे उस दिन सेरेमनी जब हुई थी, एक बच्चा गुजरात से आया, उसके 100 में 100 थे, उसने मतलब क्या बोला, सर 2 नंबर के क्वेश्चन में भी मैंने कार्टून प्रेजेंटेशन बनाई है। और दूसरा रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब प्राइमरी मार्केट है तो भैया रियल लाइफ एग्जाम्पल दो ना, कौन सा, तो आईपीओ को दो ना एग्जाम्पल, है कि नहीं बात, राइट। सेकेंडरी मार्केट होगी तो दूसरी कंपनी का मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। तो इंडिया बिगेस्ट आईपीओ कौन सा? एलआईसी। कितने का? 1000 करोड़ का, 21,000 करोड़, लॉन्च इन 2022 थ्रू प्राइमरी मार्केट। यही तो कह रहा है ये भी, इसीलिए प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी मार्केट इज अ न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज इन्वेस्टर्स को शेयर्स बेचती है, जिससे उस कंपनी को फंड यानी पैसा मिलता है, और जिन इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो उस कंपनी में भागीदार बन जाते हैं। प्राइमरी मार्केट में सीधे कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांजैक्शन होता है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है। समझ गए ना? पैसा कहां जाता? सीधा कंपनी सीधा पैसा उठाती है कहां से? प्राइमरी मार्केट से शेयर इशू करके, आईपीओ लॉन्च करके। जितना पैसा आपने दिया होगा आईपीओ में पैसे में, वो सारा पैसा किसके पास गया है? कंपनी के पास गया है। इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, शेयर मिल जाते हैं, जिससे वो उस कंपनी में भागीदार बन जाते हैं। भागीदार बोले तो ओनर। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज अलग अलग मेथड से फंड रेज कर सकती है, जैसे कि पब्लिक इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एक्सेट्रा। तो पहले बात करते हैं पब्लिक इशू यानी कि आईपीओ की। आईपीओ कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स बेचती है, एलआईसी, तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। इस लेक्चर में हमने आईपीओ को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो आईपीओ इसके वही प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी पब्लिक के बजाय कुछ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स को ही अपने शेयर्स बेचती है। दूसरा तरीका क्या है? जब पहली बार इशू करना है और आपको जनता को शेयर नहीं देने, तो दूसरा सबसे बड़ा तरीका क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट में आप जनता को शेयर नहीं देते, क्योंकि जनता आपको छोटे पैसा देगी, 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए, है ना। प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है? आप बड़े बड़े लोगों को पैसा देते हो। जैसे म्यूचुअल फंड को दे दिया, किसी इंश्योरेंस कंपनी को अपने शेयर दे दिए, बैंक को दे दिए, वेंचर कैपिटलिस्ट को दे दिए। तो पहला तरीका क्या है प्राइमरी मार्केट से शेयर इशू करने का? आईपीओ, जो सबसे कॉमन है। दूसरा तरीका क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट, जो पढ़ेंगे अपने नोट्स में भी लिखी है बातें, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, वेंचर कैपिटल, बैंक्स एक्सेट्रा। अब राइट इशू की बात करते हैं। राइट इशू में कंपनी अपने एग्जिस्टिंग यानी मौजूदा शेयर होल्डर्स को शेयर्स बेचकर फंड उठाती है। फॉर एग्जांपल, अगर एबीसी कंपनी 1:2 राइट इशू ला रही है, तो इसका मतलब है कि 2 शेयर्स के पीछे एबीसी के शेयर होल्डर्स एक एक्स्ट्रा शेयर खरीद सकते हैं। राइट इशू में इशू होने वाले शेयर्स की प्राइस यूजुअली उस स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस से कम होती है। प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्टर्स सिर्फ शेयर्स खरीद सकते हैं, वे उन्हें बेच नहीं सकते। समझ गए? अगर आपको प्राइमरी मार्केट में खरीदे हुए शेयर्स सेल करने हैं, तो आपको उन्हें सेकेंडरी मार्केट में सेल करना होगा। समझ गए भैया? यानी आईपीओ आप रिटर्न नहीं कर सकते कि भैया आईपीओ का मैंने लिया 900-950 रुपए का, पता लगा अगले दिन एलआईसी का शेयर 900 रह गया, मैंने कहा ना 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 भैया, ना गलती होगी भाई, वापस ले ले। वापस नहीं कर सकते। और मजेदार बात, अगर मुझे बेचना भी है तो कहां बेचना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट पता क्या होती है? हमारी स्टॉक एक्सचेंज, जो लिस्ट हो चुके हैं। और जब स्टॉक एक्सचेंज में शेयर बिकता है तो आईपीओ प्राइस पे नहीं बिकता, या तो उससे ज्यादा होगा या कम होगा। अब मैं जब स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगा तो मुझे वो शेयर कितने का मिलेगा? जितने का मैंने अभी तुम्हें दिखाया। कितने का दिखाया एलआईसी का? है ना, 700 रुपए का। तो सर मतलब जैसे कि मान लो मैंने कोई शेयर खरीदा, ठीक है, अब मैंने आईपीओ को पे किया, हाँ, अब मेरे को उसको बेचना है, हाँ, तो मैं उसको जाऊंगा सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में बेचो, बेच दो। करंट शेयर के प्राइस पे खरीदेंगे। हाँ, बिकेंगे, बिकेंगे। यानी अब मुझे लग रहा है कि यार एलआईसी से पैसे फंस गए, चलो बेच देता हूँ, लॉस से बेच देता हूँ। तो मेरा वो एलआईसी का शेयर मिला मुझे 950 का आईपीओ में, मैं बेच कितने का पाऊंगा? 697 का। मजबूरी है तो इससे बड़े क्या करो, रखे रखो। हाँ, लेकिन वो पैसा फंस गया आपका, और आपका जो पोर्टफोलियो उसमें लॉस दिखाएगा 250 रुपये पर शेयर का, है ना। तो रेड सा दिखता, दर्द सा होता है। हाँ, है कि नहीं बात? अब देखो, सुनो ध्यान से आगे। प्राइमरी मार्केट में जैसे कि आईपीओ में कंपनी अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को बेचती है, और आईपीओ प्रोसेस पूरी होने के बाद यानी इन्वेस्टर्स को वो शेयर्स अलॉट होने के बाद वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट है, जहां आप आईपीओ में खरीदे हुए शेयर्स बेच सकते हो। जिन्हें स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये पता नहीं है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज एक मीडियम है
जो बायर्स ध्यान से सुनना। शेयर्स खरीदने वालों को और सेलर्स यानी शेयर्स बेचने वालों को मिलाता है। और जहां बायर्स और सेलर्स कौन सी जगह है यहाँ पे? शेयर्स के बायर और शेयर्स के सेलर को मिलाता है। यानी अब मुझे अगर अपना LIC का शेयर बेचना है तो मुझे कहां जाना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा, सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। तो मैं सेलर हो गया। तो तुम्हारे जैसे कोई बायर भी तो होना चाहिए जो कह दे कि मैं 697 में क्या करने के तैयार हूं, खरीदने को तैयार हूं। और जब तक मुझे बायर नहीं मिलेगा तो मैं वहां खाली खाली खड़ा रहूंगा। और आजकल खाली खड़े होने का तरीका क्या? ऑनलाइन। मैंने अपना शेयर कहां डाल दिया? ऑनलाइन सेलिंग प्राइस पे डाल दिया कि भैया इतने पे बिक जाए। वहां पे कोई बायर बैठा होगा, उसने क्या डाल रखा होगा? इतने में मिल जाए, तो वो चले जाएंगे, उससे पैसा मेरे पास आ जाएगा। हाँ, बिड्स है, इंस्टेंट हो जाता है। बिड्स पहले से पड़ी होती है। के बीच शेयर्स का लेन देन होता है। जब भी हम स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं तो पहले जमाने में क्या होता था? फिजिकल होता था कि मैं स्टॉक एक्सचेंज जाऊंगा, है ना, मैं वहां अपनी बिड डालाऊंगा कि भैया मेरे को 700 रुपए में 700 रुपए में बेच देना मेरा LIC। वो लिख के रख लेगा। फिर कोई बंदा आएगा, वो कहेगा चाहिए मेरे को LIC खरीदना है 700 का। अरे एक बंदा आया था कुछ दिन पहले, तब बड़ा टाइम लगता था। तो पेपर ट्रेडिंग में चलता था मामला सारा। लेकिन अब तो ऑनलाइन सिस्टम में बढ़िया है, ऑन द स्पॉट आपकी ऑनलाइन बिडिंग हो जाती है, आपको स्टॉक एक्सचेंज जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं बात? तब हमारे सामने स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है जो कि सेकेंडरी मार्केट है। NS तो जब हम स्टॉक एक्सचेंज पर यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, हमारे देश में जाता है 2 स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं, एक NSE फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दैट इज BSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज NSE पर शेयर्स बाय या सेल करते हैं, तब हम एक्चुअली सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स और पैसे दोनों भी इन्वेस्टर्स के बीच एक्सचेंज होते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें कंपनी शामिल नहीं होती है। समझ गए? सेकेंडरी मार्केट में जो तुम पैसे की लेन देन कर रहे हो ना, उसमें कंपनी के पास पैसा नहीं जाता। लेकिन अगर तुम IPO निकालते हो तो पैसा कहां जाता है? कंपनी के पास। सेकेंडरी मार्केट में तो मेरा और तुम्हारे पास जा रहा है बस पैसा, बात खत्म। यानी कि मैं लॉस में बेचने को तैयार हूं, तुम खरीद रहे हो। मेरे को प्रॉफिट हो रहा है तो मैं प्रॉफिट में बेचने को तैयार हूं, तुम खरीद रहे हो। सिंपल सी बात है। कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो फिर मार्केट में पैसे का बढ़ना और पैसे का घटना, शेयर का पैसा बढ़ना, शेयर का पैसा घटना किस पे डिपेंड होता है? उन शेयर्स की इकोनॉमिक टर्म पे जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डिमांड और सप्लाई पे, है कि नहीं बात? और डिमांड और सप्लाई किसी भी शेयर की कैसे क्रिएट होती है? उसके फंडामेंटल्स पर, कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है कि नहीं बात? राइट। और कंपनी कितनी बर्बाद है। तो पेटीएम में लॉसेस है, पेटीएम ग्रो नहीं कर रहा, तो उसकी डिमांड क्या करती चलेगी? घटती चलेगी। और डिमांड अगर घट रही है ना, तो क्या होगा बताओ? प्राइस बढ़ेगा घटेगा? इकोनॉमिक्स तो पढ़ चुके भैया तुम, माइक्रो। लेसर द डिमांड लोअर द प्राइस, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हायर द डिमांड हायर द प्राइस। अब डिमांड अगर घट रही है कौन से शेयर की सर? पेटीएम की, LIC की, तो गिर रहे हो। सिंपल सा लॉजिक है। फॉर एग्जांपल, सुनना अगर ध्यान से। ICICI बैंक के शेयर्स खरीद रहे हो तो आप किसी और इन्वेस्टर से ICICI बैंक के शेयर्स खरीद रहे हो और आपने शेयर्स खरीदने के लिए जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो पैसे शेयर सेल करने वाले इन्वेस्टर को मिलते हैं। उस ट्रांजैक्शन में ICICI बैंक शामिल नहीं है। समझ गया ना? बैंक, ICICI बैंक के शेयर की खरीद बेच तुम्हारे और ग्राहक के बीच में हो रही है, उसमें ICICI बैंक का कोई रोल नहीं है। एक मिनट, सेकेंडरी मार्केट को आफ्टर मार्केट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पहले ही इशू किए हुए शेयर्स ट्रेड होते हैं। चलो तो अब हम देखते हैं कि प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी? 2-3 तो मैं बता चुका हूं, बाकी अपनी बुक्स में पढ़ेंगे भी। प्राइमरी मार्केट में नए शेयर्स और बॉन्ड्स इश्यू होते हैं। जमती है बात प्राइमरी मार्केट में, क्योंकि हम इसे क्या बोलते हैं? IPO। एग्जाम में क्या लिख के आना है? IPO। और सेकेंडरी मार्केट में पहले ही इशू हुए शेयर्स और बॉन्ड्स ट्रेड होते हैं। ठीक है। LIC का IPO मैंने लिया तो कहां से मिला होगा? प्राइमरी। और अब मैं उसे बेच रहा हूं 700 में, तो कहां बेचूंगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी मार्केट को क्या बोलते हैं? आफ्टर मार्केट। और हमारे देश में सेकेंडरी मार्केट 2 ही चलती है, कौन सी? NSE और BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है। पैसा किसके पास जाता है? डायरेक्ट कंपनी के पास। यानी जब LIC का IPO आया तो पैसे किसके पास गया? LIC के पास। और सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच ट्रांजैक्शन होता है। सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजैक्शंस में कंपनी शामिल नहीं होती है। समझ गए? यानी सेकेंडरी मार्केट में अगर मैं अपना LIC का शेयर बेचूंगा तुम्हें, तो उसमें LIC कंपनी का कोई रोल नहीं है। मैंने बेचा, तुमने खरीदा, बात खत्म। 700 रुपए की लेन देन कर लो, खेल खत्म। इसमें LIC से कोई लेना देना नहीं है। अब क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है भैया? सेकेंडरी मार्केट में जो प्राइस होते हैं 700, 600, 500, 1000, 2000,
ये डिसाइड कैसे होता है? कैसे होता है डिसाइड? डिमांड और सप्लाई और कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ प्रिडिक्शन पे डिपेंड होता है। अपनी इंडियन इकोनॉमी को प्रिडिक्ट नहीं करते कि हमारी जीडीपी इतनी रहेगी, है ना, 2000 की इतनी रहेगी, आज से कोरोना में जीडीपी इतनी गिर गई थी, अब क्या कहते हैं वॉर हो गई भैया रशिया की तो उसकी जीडीपी डाउन हो गई, है कि नहीं बात? प्राइमरी मार्केट में जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं तब वो पैसा सीधा कंपनी के पास जाता है। और ठीक है ना? जब हम सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब वो पैसा एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के पास जाता है। चाहो तो साथ साथ नोट करते रहना। शेयर की प्राइस कंपनी डिसाइड करती है। प्राइमरी मार्केट में शेयर का प्राइस बैंड कौन डिसाइड करता है? एलआईसी ने डिसाइड किया था कि हम कितने का देंगे, 900 950 का। वही सेकेंडरी मार्केट में शेयर की प्राइस देखो। उसकी सप्लाई और डिमांड से डिसाइड होती है। सप्लाई और डिमांड से शेयर की प्राइस कैसे डिसाइड होती है? ठीक है, वो आपको बताइए कैसे होती है सर? हाँ, कंपनी के फंडामेंटल से। चलो एक ज्ञान का क्वेश्चन पूछता हूँ, इंडिया का सबसे महंगा शेयर कौन सा है पता है? देखो कितना महंगा है एक शेयर, बताओ। 86,000 का एक शेयर है कि नहीं बात? हद हो गई नहीं हो गई? और ये कहां तक गया है? अप्रोक्सीमेट 90,000 रुपए तक गया है। एक शेयर अगर आपको खरीदना है एमआरएफ का तो आपको अप्रोक्सीमेट 86,000 रुपए। एमआरएफ का आईपीओ लॉन्च हुआ होगा पता नहीं कितने रुपए में हुआ, याद नहीं, बहुत पुरानी कंपनी है ना। फिलहाल चल इतने का रहा है। खैर मतलब सबसे महंगा शेयर हमारे देश में किसका है सर? एमआरएफ का शेयर है। अब आता है सर, इतनी बात समझ में आ गई सर, अपने नोट्स पे आते हैं सर, कैपिटल मार्केट पे आते हैं, ध्यान देते हैं सर। व्हाट इज कैपिटल मार्केट? अब तो बता सकते हो क्या होता है सर? बोल दो, अब तो पूरा डिटेल डिस्कशन कर लिया। क्या होता है सर? कैपिटल मार्केट वो फैसिलिटीज और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहां पे हमें कौन सा फंड अरेंजमेंट होता है सर? हाँ, लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज किया जाता है, लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज किया जाता है। समझ गए भैया? यानी कैपिटल मार्केट रेफर टू द फैसिलिटीज और इंस्टीट्यूशन जहां से हम क्या अरेंज करते हैं सर? लॉन्ग टर्म। इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं यहां पर? कौन से सर? डिवेंचर्स एंड इक्विटी और प्रेफरेंस। यानी कि इसके एक इंस्ट्रूमेंट ये होते हैं और प्राइमरी उसके कौन से होते हैं? मनी मार्केट के, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, उसके वो वाले होते हैं। याद रखेंगे बात सर। इसी कैपिटल मार्केट के अंदर दो तरह की मार्केट आती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, अभी देखा। अब बताओ प्राइमरी मार्केट क्या होती है सर? कीवर्ड प्राइमरी मार्केट ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट। इसमें हम क्या निकालते हैं सर? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग करते हैं, राइट। जिंदगी में पहली बार शेयर इश्यू होते हैं तो कहां से होते हैं सर? प्राइमरी मार्केट से होते हैं, है कि नहीं बात? राइट। इन्वेस्टर इन द मार्केट, इन्वेस्टर्स कौन कौन हो सकते हैं? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, और सबसे खतरनाक बात आप और मैं भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। पैसा किसके पास जाता है? सीधा कंपनी के पास जाता है। प्राइमरी मार्केट का शेयर का प्राइस कौन डिसाइड करता है? कंपनी। ठीक है, अब आते सर प्राइमरी मार्केट में एक जो हमने सबसे पहला तरीका खोजा वो है, सबसे पहला तरीका कौन सा सर? ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में जब भी शेयर इश्यू करने जाते थे तो ऑनलाइन सिस्टम तो था नहीं, है ना। ओल्ड स्कूल वाली बातें। कौन सी स्कूल वाली सर? ओल्ड स्कूल स्टाइल, है ना सर। पुराने जमाने में हम शेयर इश्यू करने के लिए इंटरनेट तो था नहीं। कौन से जमाने में चलते हैं सर? 30 साल पहले चलते हैं सर। 30 साल भी ज्यादा होगा, 20 साल पहले चलते हैं सर, बिफोर 2000। तब इंटरनेट का जमाना नहीं था, तब भैया इंटरनेट तो पता नहीं था होता क्या था, और जिन्हें पता था उनके लिए भी साइबर कैफे हुआ करते थे, है ना, राइट। और 2G पे चलता, लट्टू घूमता रहता था, gmail.com, और लट्टू घूम रहा, ट्वीट 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 भी देख रहे हैं भैया खुलेगा, है ना, राइट। और हैवी हैवी वेबसाइट तो खुलनी मुश्किल। उस जमाने में अगर मुझे आईपीओ निकालना होता था तो मैं इलेक्ट्रॉनिकली उसे इशू ही नहीं करता था, मैं प्रोस्पेक्टस छपाता था, जैसा आपके स्कूल का होता है। एक पर्चा मिल गया, है ना, पैम्पलेट मिल गया, या न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, उसमें बता दिया कि भैया मेरी कंपनी का काम ये है और हम पहले से ही काम करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें नया बिजनेस शुरू करना है तो हमें उसके पैसे की जरूरत है, और पैसे के लिए हम जनता से पैसा मांगते हैं। अब जनता से पैसा मांगेंगे तो जनता पहले तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करेगी, है कि नहीं बात? ISI में तो भर्ती ना है, ये अलकायदा तो ज्वाइन ना कर रखा है इनने, है कि नहीं बात? तो जनता पहले आपका बैकग्राउंड चेक करेगी, तो आपको बैकग्राउंड में दिखाना पड़ेगा कि भाई बैकग्राउंड में मेरा ऐसा बैकग्राउंड है, बिजनेसमैन बैकग्राउंड है, ठीक है, मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूं। तो धीरूभाई अंबानी ने भी यही किया। धीरूभाई अंबानी पहले क्या कहते हैं? प्रोप्राइटर थे, फिर अपने साले के साथ
है ना, क्या करी सर, पार्टनरशिप में बिजनेस किया, फिर बताया कि भैया मैं कपड़ा बनाता हूं, पॉलिस्टर कपड़ा बनाता हूं, है ना। उसके बाद लोगों से पैसा मांगना शुरू किया जब वो काफी, उनकी मिल काफी क्या हो चुकी थी, प्रचलित हो चुकी थी, यानी फेमस हो चुकी थी। हाँ भाई बंदा जनता, और जनता को क्या बोला, भैया तुम हमें पैसा दो, 1 रुपया, उस टाइम पे 1 रुपया फेस वैल्यू हुआ करती थी, अब तो 10 हो जाती है ना। 1 रुपया दो, कंपनी के मालिक बन जाओ, 1 रुपया दो, कंपनी के मालिक बन जाओ, 1 रुपया हमें दे दो और क्या हो जाओ, हिस्सेदारी ले लो। कंपनी के मालिक बनने का मतलब तुम्हारा डिसीजन हम मानेंगे। तो जब प्रोस्पेक्टस कम, जो लोग कहते थे हम तुझे 1 रुपया दे तो देंगे अंबानी जी, पहले भैया अपनी प्रोफाइल तो बता दे। तो आजकल तुम फेसबुक प्रोफाइल चेक कर लेते हो, है कि नहीं बात, इंस्टा पे चेक कर ली, फेसबुक प्रोफाइल चेक कर ली, स्कूल, ये है ना, हॉबी, ठीक है, स्लीपिंग, इस तरह की बातें वहां लिखी है ना, कुछ कुछ खतरनाक खतरनाक प्रोफाइल। लेकिन बिजनेस प्रोफाइल तो तहजीब में बनाओगे ना। तो बिजनेस प्रोफाइल जो आप दिखाते हो किसके थ्रू दिखाते हैं सर, हम प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस एक वो पर्चा, वो एडवर्टाइजमेंट, वो पैम्पलेट होता है जिसमें आपने अपनी असेट्स, अपनी लाइबिलिटी, अपने फ्यूचर के प्लान्स और अपने गुड्स प्रोडक्ट के बारे में बताया होता है जनता को, जिसके विश्वास पर जनता आपको क्या देगी सर। तो ये है सबसे पुराना आईपीओ इशू करने का तरीका, याद रहेगी बात, इशूइंग प्रोस्पेक्टस। यानी प्रोस्पेक्टस क्या है सर, यह याद करेंगे, डायरेक्ट अपील टू द इन्वेस्टर बाय न्यूज़पेपर, मैगजीन, पैम्पलेट, ठीक है, बात समझ में आ गई ना, लिस्टेड एटलीस्ट ऑन स्टॉक एक्सचेंज। तो प्रोस्पेक्टस के बाद फिर आपके एक स्टॉक एक्सचेंज पर आपका शेयर लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। एक मैंने जो तुम्हें वीडियो में दिखाया वो क्या दिखाया सर, मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट दिखाया था, दिखाया था ना 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 ना, ना। वो तो राइट इश्यू था। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या दिखाया था, टू सम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सेलेक्टेड इंडिविजुअल, है कि नहीं बात, राइट। और उसमें कौन कौन से लोग दिखाए थे मैंने तुम्हें, पिछले लेक्चर अगर ये देखो ध्यान से डाल रखी है वही खरीद सकते हैं। राइट इशू में इशू अगर एबीसी कंपनी इशू की बात करते हैं, कुछ भेजती है, ये वीडियो जरूर देखें, इसकी लिंक अब सुनना ध्यान से क्या कह रहे हैं। वही प्राइवेट प्लेसमेंट में कंपनी पब्लिक के बजाय कुछ सिलेक्ट, प्राइवेट प्लेसमेंट में पब्लिक के बजाय कहां पे दिया था शेयर, इन्वेस्टर्स को ही अपने शेयर्स बेचती है। कौन है वो लोग, 4 लोग कौन से हैं वो, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, वेंचर कैपिटलिस्ट। म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी, बैंक, वेंचर कैपिटलिस्ट। तो यही एग्जांपल लिखेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट में आपने किसको किन लोगों को शेयर दिए हैं सर, म्यूचुअल फंड, आगे बैंक, वेंचर कैपिटलिस्ट, और चौथा कौन है, इंश्योरेंस। यानी कि आपने जनता को नहीं दिया, आपने उन लोगों को शेयर दिए हैं, आपने उन लोगों को शेयर दिए हैं जो आपने बहुत सेलेक्ट कर रखे हैं, सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को, सेलेक्टेड इंडिविजुअल, जनता को नहीं दे रहे, किसको दे रहे सर, सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स को दे रहे हैं। याद रहेगी बात, ठीक है, बोलो सर समझ गए। ये एग्जांपल लिख के आना एग्जाम में। फिर आता भैया ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल में क्या होगा सर, आप जब कोई भी शेयर अपने इश्यू करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, कहेंगे भैया मैं जनता को नहीं जानता, मैं किसको जानता हूं, मैं जानता हूं भैया हर्षद मेहता को। याद आ गई ना बात। तो उसमें देखा भी तुमने हर्षद मेहता वाली सीरीज देखी है, तो शेयर मार्केट के बारे में बहुत नॉलेज होती है? हाँ, स्कैम 1992 वही। तो भैया हर्षद भाई की टिपें खरीद लो, हर्षद भाई की टिपें खरीद लो। तो मैंने सोचा जनता को मैं दूंगा तो जनता मुझसे खरीदेंगे नहीं, भैया बनता कहेगी भैया तू कौन है कि नहीं बात, राइट। तो हर्षद भाई की टिपें खरीद लो भैया, अलवर फार्मा खरीद लो, अलवर फार्मा 1 रुपए का शेयर पहुंच रहा 100 रुपए, है ना, 2-3 महीने में। तो हर्षद भाई की, मैंने कहा भैया क्यों ना हर्षद भाई को क्या कर दिया जाए, हाँ हर्षद भाई को बीच का इंटरमीडिएरी, बीच का कमीशन ब्रोकरेज टाइप बना देते हैं। हर्षद मेहता को कह देते हैं भैया तू ले ले मेरा शेयर 100 रुपए में, अब तेरी टिप पे तो ये कितने का हो जाएगा, 150, 200, 300, 400, 500 है, बेच दियो, तुझे क्या लेना देना है कि नहीं बात, राइट। उस पिक्चर में वो करता भी यही है, उस वेब सीरीज में एक शेयर 100 रुपए का 10,000 तक पहुंचा देता है वो सरदार जी की कंपनी वाला, है कि नहीं बात, और 10,000 पे जाके अपने सारे शेयर बेच देता है। तो खुद ही अमीर होगा कितने रुपए से, खुद शेयर 100 का खरीदो, 10,000 का बेचो, और तुम्हारे पास 1000 शेयर हो तो तुमने लगाए कितने, 1000 इंटू 100 कितने, 1 लाख रुपए, और 1000 इंटू 10,000 यार तुम्हारे बन गए वो 10 करोड़ रुपए यार, बजाय मजेदार नहीं है। तो हर्षद मेहता जी ऐसी काम करते थे, ठीक है, राइट, इसलिए पकड़े भी गए तो फिर जेल भी हो गई। लेकिन अगर कोई ये काम ईमानदारी से करता है, लीगल करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑफर फॉर सेल। तो मैंने हर्षद मेहता जी को बोला कि भैया मुझे जनता जानती है तो मैं जनता को तो दूंगा नहीं,
पर मैं क्या काम करता हूं, तुम मुझसे ले लो 100 रुपए में। इशूइंग हाउस बोल देते हैं हर्षद मेहता जी को स्टॉक ब्रोकर। अब हर्षद मेहता कह रहे हैं ठीक है कितने का दोगे, मैंने कहा 100 का ले लो जी। अब हर्षद मेहता क्या करेंगे, उसे इन्वेस्टिंग पब्लिक को बेचेंगे कितने का, अब 100 है कि नहीं बात। तो मेरा शेयर 100 का चला गया, उनके कहने पर जनता उन पर विश्वास करती है, तो उनके कहने पर वो कितने का बिक गया, 150 का, 200 का, 110 का, जितने का बेचे। तो भैया अपना काम बनता, जनता का भी काम बनता और हर्षद मेहता का भी काम बनता, तीनों है ना के मुंह में घी शक्कर, है ना भाई। मुझे किस बात की टेंशन नहीं, जनता को कौन समझाए, और फिर मेरे को कौन सी टेंशन नहीं, ऐड करने की जरूरत नहीं, मुझे आईपीओ का ऐड दिखाने की जरूरत नहीं, है ना भैया। कंपनी जब आईपीओ निकालती है ना तो भैया इस तरह के ऐड भी करती है, इस तरीके, जैसे भैया कंपनी है इंडो यूएस, ऐड का खर्चा तुम्हें दिखाना पड़ेगा नहीं दिखाना पड़ेगा, यूट्यूब पे डालोगे, जी बिजनेस वालों को दोगे, सीएनबीसी वालों को दोगे, है कि नहीं बात, न्यूज़पेपर में दोगे, और ऐसा ऐड बनाया तो पर सेकंड का पैसा लगता है भैया। तो देखो is coming up with an initial public offer of 14,30,000 equity shares at the price of ₹51 per equity share. The issue opens on 30th April 2018 and closes on 3rd May 2018. इससे एक बात का पता लगता है भैया, 14,30,000 बताओ क्या? equity shares at the price of ₹51 per equity share. The issue opens on 30th April 2018 and closes on 3rd. इससे एक बात का पता लगता है कोई भी आईपीओ कितने दिन के लिए खुलता है, लगाओ 3 दिन के लिए। देखो अब बीच में संडे आ गया था, है कि नहीं बात, राइट। तो ऐड के पैसे बचेंगे नहीं बचेंगे, और इससे हर्षद मेहता जी को क्या होगा, ज्यादा बेको को उनका कमीशन बन गया, जनता को क्या होगा, जनता को एक ऐसे बंदे के थ्रू शेयर मिल गए जिसपे वो भरोसा करती है। तो भैया तीनों काम बन गया। सर अगली बात, अब मान लो भैया मुन्नी की शादी है ना, सबसे कहने वाली मुन्नी की, ठीक है। अब शादी हुई, फॉर एग्जाम्पल तन्नू बैट्स बन्नू, शादी का कार्ड आया, तो शादी का कार्ड सबसे पहले मुझे दोगे, किसको दोगे, हाँ मुन्नी किसको दिया जाएगा शादी का कार्ड, बोल नहीं रही, शर्मा क्यों, ये तो शादी हो थोड़ी गई। अगर शादी का कार्ड देना होगा तो किसको देंगे बताओ, कार्ड छप गए, परिवार वालों को दोगे ना, ये पहले मुझे दोगे और पड़ोसी को दे दोगे, परिवार को दोगे नहीं दोगे, है कि नहीं बात। शादी का कार्ड है आपके पास मान लो 500, पिताजी कह रहे हैं भैया पहले इंपॉर्टेंट कार्ड बांट ले भाई, उसके बाद तो दोस्त यार, स्कूल के टीचर, कोचिंग के टीचर, है ना, इस तरीके से बांट दो जहां तेरा मन करे, ठीक है ना, राइट। क्योंकि दोस्त तो आ जाएंगे फोन पे भी, नहीं बुलाएगा तो भी आ जाएंगे वो, तो है कि नहीं बात, राइट। तो पहले कार्ड मत देके, पहले इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट लोग कौन होते हैं, अपने घर वाले, जैसे बुआ, क्योंकि बुआ के पास कार्ड ना गया तो फैल जाएगी बुआ, तो मेरी बुआ तो फैल जाती थी, है कि नहीं बात, क्योंकि कार्ड बुआ को नहीं जाता, किसको जाता है, फूफा को जाता है। तो बुआ यूं कहती थी, बुआ हमेशा क्या बोलती है पापा से, भैया जब आऊंगे जब किसको कार्ड मिलेगा, हिंदुस्तानी कल्चर है भाई, भैया मेरे पति को कार्ड दोगे तभी तो मैं आऊंगी, ऐसे ना आऊंगी मैं। तो भैया स्पेशली बुआ का जाना पड़ता था, कार्ड देना, बुआ भैया फूफू, ओ फूफू बुआ को भेज दियो भाई, है कि नहीं बात, राइट। तो फूफा जी को, है ना, फूफा जी ना फैल जाए, तो भैया पहले बुआ को, चाचा ताऊ जो दूर के रिश्तेदार होंगे उन सबको कार्ड दोगे नहीं दोगे भैया। राइट इश्यू वही कॉन्सेप्ट है, हालांकि मुन्नी कह रही पहले तो गणेश जी को जाता है ना, पहले गणेश जी को दोगे फिर परिवार को दोगे, है ना। राइट इश्यू वही कॉन्सेप्ट है। राइट इश्यू कहता है कि भैया एक कंपनी है, पहले से उसके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है। कौन से शेयर होल्डर है सर, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनके पास पहले से तुम्हारी कंपनी के शेयर है, क्योंकि तुम उस कंपनी में इन्वेस्ट करे बैठे, तो तुम उसके क्या हो गए, ओनर हो गए, इन्वेस्टर हो गए, तुमने उस कंपनी में भरोसा किया। अब कंपनी फिर से क्या कर रही है, कंपनी फिर से न्यू शेयर इश्यू कर रही है। तो अगर जब आप नया शेयर इश्यू करोगे, नया शेयर शादी का कार्ड जब आप नया इश्यू करोगे, तो पहले किसको देना बनता है, किसको, घर वालों को दोगे नहीं दोगे, वो घर वाले पता कौन हो गए, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इज योर घर वाले। कह रहे भैया हमसे पैसा ले रखा है तुमने, हमारे पैसे पे कंपनी चला रहे हो, याद करो आईपीओ, है कि नहीं बात। जब तुमने आईपीओ लॉन्च किया ना, मैं क्या बोलूंगा एलआईसी से, अबे 700 का शेयर चल रहा है, जब आया था ना आईपीओ 2022 में, मैंने पैसा लगाया था, गरीबी में भी किसने साथ दिया, मैंने दिया, मैंने बेचा भी नहीं शेयर, लॉस में भी रखे रखा। और आज अगर एलआईसी नया शेयर इश्यू कर रही है तो नए लोगों के आगे हाथ फैलाओगे, अब तुम भूल गए पुराने दोस्तों को, यही दोस्ती यही प्यार, बीच में आगे चंद रुपयों की दीवार, है कि नहीं बात। तो एलआईसी के दिल पे लगी नहीं लगी बात।
LIC के दिल पे लगे ना लगे, कानून बनाने वालों के दिल पे लग गई बात। तो कानून बनाने वालों ने बनाया कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट में ये बात लिख दी गई, कंपनी एक्ट में, यानी कि लॉ में एक बात लिख दी गई, अगर आपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर आपके मौजूद हैं और उन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के होते हुए आप नए शेयर इशू कर रहे हैं, तो आपका पहला धर्म कर्म लॉ कानून ये बनता है कि वो शेयर पहले आप किसे ऑफर करेंगे? पहले आप वो शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करेंगे, जनता को ऑफर नहीं कर सकते। आप पहले किसको ऑफर करोगे? और अगर वो शेयर का प्राइस मान लो LIC ने फिर से लॉन्च किया, मान लो 900 रुपए पे, तो 900 रुपए 900 रुपए तो जनता खरीद लेगी। किससे करोगे सर? लेस देन मार्केट प्राइस जिस पे आप लॉन्च करने वाले हो। यानी LIC जब मेरे पास चिट्ठी भेजेगी राइट इश्यू की, तो LIC मुझसे क्या बोलेगी? क्या बोलेगी मुन्ना? कि हम फिर से क्या कर रहे हैं? न्यू शेयर लॉन्च कर रहे हैं, नए शेयर का प्राइस 900 रखेंगे, क्योंकि आप तो घर वाले हो, आपको ये मिलेगा 800 रुपए में। खरीदना चाहो खरीद लो, नहीं खरीदोगे तो हम मार्केट में लॉन्च कर देंगे। तो खरीदने में फायदा है कि नहीं? तो इसे बोलते हैं राइट इशू। राइट मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का राइट। राइट मतलब बोले तो अधिकार। ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का अधिकार है। जब भी कोई कंपनी दोबारा शेयर इशू लॉन्च करती है, शेयर इशू करती है, तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पहले ऑफर किया जाता है। ये लिखी बात। दिस इज प्रिविलेज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब द न्यू इशू ऑफ द शेयर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कंपनी। बात समझ में आ गई? और आखिरी में प्रोस्पेक्टस की जगह, यानी पॉइंट नंबर 1 की जगह आजकल किसने ले ली है सर? बोलो रे मुन्ना। हाँ, पॉइंट नंबर 1 कौन सा है हमारा सर? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस की जगह किसने ले ली है सर? EIPO ने। यानी आजकल हम जब अप्लाई करते हैं तो किसके कैसे अप्लाई करते हैं सर? EIPO, है ना। अ कंपनी प्रपोजिंग, जब भी कोई भी शेयर प्रपोज करेगी कंपनी को, तो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू करेगी, जिसे आप डीमैट अकाउंट बोलते हैं। डीमैट सिस्टम के थ्रू आपके पास ऑफर आएगा, है ना। और आप एक ब्रोकर के पास जाएंगे, अपना डीमैट अकाउंट खुलाओगे। जैसे मैंने आपको बोला मेरा ब्रोकर कौन है? शेर खान, है ना। शेर खान पहले बताया, जीरोधा। तो ये एंजल ब्रोकिंग, एंजल वन, है ना। ये ब्रोकर है जिनके आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, ऑनलाइन खुल जाता है, फ्री में खुलता है, ठीक है ना। आपको क्या देना? अपना पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है, फोन नंबर देना है और बैंक की डिटेल देनी है। आपका अकाउंट फ्री में खुलेगा। ये ब्रोकर आपका अकाउंट खोलेंगे और फिर आप उसके थ्रू LIC में या IPO में क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। बोलो समझ गए सर? बोल दो नलायक हो। तो बात समझ में आ गई? बिल्कुल नहीं आई? क्या कह रही मुन्नी? क्या नहीं हुआ? कौन सा पॉइंट? ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल, इसके लिए क्या एग्जांपल याद करेंगे सर? हर्षद मेहता। बहुत सिंपल, है ना। भैया ये हर्षद मेहता है, मेरे को अंकुर लिमिटेड के शेयर निकालने हैं, तो मुझसे कोई शेयर खरीद नहीं रहा। क्यों नहीं खरीदेगा? क्योंकि मुझे कोई जानता नहीं। मैंने कह दिया भाई 100 में ले ले मेरे शेयर, 1000 शेयर इशू करूंगा, 100 में ले ले। मैंने कहा ठीक है सर, ले लो आप मुझसे 1 लाख रुपए। मैंने कहा आगे टेंशन तेरी भाई, कितने बेची हो? इसने आगे बेच दिए। तो मैंने वो शेयर किसको दिए? हर्षद मेहता ने किसको दे दिए? इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑफर फॉर सेल। यानी कि शेयर जनता को ना देके किसको दिए जाते हैं सर? इंटरमीडिएरी को। बात खत्म। और कौन सा अगला? कौन सा? EIPO और राइट इशू। राइट इशू शादी, वो भी तो यही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं। हाँ, राइट इशू भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते हैं। शादी यानी कि बात बताओ, सुनना ध्यान से, पहले से ही मैं उस कंपनी का क्या हूं? हिस्सेदार हूं। तो जब वो कंपनी नए शेयर इशू करेगी तो किसको देगी सर? ये लिखी बात। ये भी तो यही कह रहा है, इसे सुन लो ध्यान से। को शेयर्स बेचकर फंड उठाती है। फॉर एग्जांपल, अगर ABC कंपनी 1:2 राइट इशू ला रही है, तो इसका मतलब है कि 2 शेयर्स के पीछे ABC के शेयर होल्डर्स एक एक्स्ट्रा शेयर खरीद सकते हैं, राइट। एक्स्ट्रा शेयर खरीदूंगा मैं, है कि नहीं बात। मेरे पास मान लो LIC के 100 शेयर है। LIC कहेगी भैया 1:2, 2 के बदले 1 राइट मिल जाएगा तेरे को, खरीद ले। तो मैं LIC के कितने खरीद सकता हूं? 100 के बदले 50। अब मैं 50 शेयर जब LIC खरीदूंगा तो देखो ये होगा, इशू में इशू होने वाले
वाले शेयर्स की प्राइस यूजुअली उस स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस से कम होती है। करंट मार्केट प्राइस पे कितने पे लॉन्च होगा? 900 पे। मेरे को कितने में मिलेगा? 800 पे। तो वो ग्रीन पोर्शन देखो ना, करंट प्राइस कितना लॉन्च हो रहा है, ग्रीन पोर्शन ज्यादा है कि नहीं? और मुझे राइट इश्यू का प्राइस कितना होगा? कम, तभी तो मैं खरीदूंगा। जिसपे इश्यू करेंगे, जिसपे लॉन्च होने वाला, जो पता लग जाएगा कि भैया जैसे मैंने दिखाया LIC का IPO कितने का लॉन्च हुआ, 949, तो ये पहले से पता होता है, डिसाइड होता है पहले से ही। तो मैं कहूंगा अगर तुमने 900 में IPO लॉन्च करना है या 900 में तुमने न्यू इश्यू करने हैं, तो 900 में तो मैं फिर बाद में ना खरीद लूंगा। ये चेक करने के बाद कि प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है। तुम मुझे बताओ, मैं घर वाले होने का फायदा क्या हुआ फिर? तो उन्होंने कहा मार्केट में 900 पे लॉन्च करेंगे, तुम कितने पे ले लो? 800 पे ले लो। दिमाग में क्या आएगा? लालच। जैसे ही लॉन्च होगा एकदम तो यानी खुलते ही भैया 900 सीधा क्रैश होकर सीधा 800 पे आ जाएगा, 2-4 रुपए गिरेगा, 5 रुपए गिरेगा। मैंने कहा 10 रुपए भी गिर जाए उस दिन, है कि नहीं बात? तो भैया तब भी 900 पे लॉन्च हुआ, 890 पे भी लुढ़क के आ गया शेयर का प्राइस, तब भी कितने का? तब भी 90 का प्रॉफिट है, बेच दूंगा 90 में। 50 इंटू 90, बैठे बैठे एक दिन में क्या हो रहा है कि नहीं बात? 90 रुपए का फायदा हो रहा है एक शेयर के ऊपर, क्या दिक्कत है कि नहीं बात? ये होता है राइट इश्यू। राइट इश्यू मतलब मेरा अधिकार है कि जब भी कंपनी नए शेयर इश्यू करेगी तो पहले किसको देगी सर? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। तो इनके कीवर्ड्स क्या है? बहुत सिंपल है कीवर्ड्स। ऑफर फॉर सेल का कीवर्ड क्या है? ये इशूइंग हाउस और स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता। प्राइवेट प्लेसमेंट का क्या मतलब है? सिलेक्टेड इंडिविजुअल, जो हमने देखे वो 4। राइट इश्यू क्या मतलब है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को। EIP का मतलब क्या है? थ्रू ऑनलाइन सिस्टम। याद हो जाएगी बात अब? सर कोड भी क्या है इसका? हाँ, कोड भी क्या है सर? पेप्सी। तो पेप्सी कोड होगा सर किसका? यानी प्राइमरी मार्केट में जब शेयर इश्यू करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं सर? पेप्सी के थ्रू। पी से बोलो। हाँ, PEPSI। पी से पॉइंट नंबर 1 प्रोस्पेक्टस। ई से बोलो EIPO। अगले पी से बोलो प्राइवेट प्लेसमेंट। एस से बोलो ऑफर फॉर सेल, हर्षद मेहता वाला, है ना? और आई से इश्यू करेंगे जब आपका राइट जिंदा होगा। तो जल्दी से लिखो PEPSI, यानी कि प्राइमरी मार्केट कोड है पेप्सी। प्राइमरी मार्केट कोड क्या है सर? पेप्सी। बोलो समझ गए सर? मुन्नी समझ गए ना आप? तो बोलो हाँ। जय महिष्मती। अब आता सर सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को हम क्या बोलते हैं सर? बहुत आसान, पढ़ चुके हैं सर। स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज। और हमारे देश में 2 ही मेनली स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। राइट। इसे कौन रेगुलेट करता है? ये भी हम वीडियो में देख चुके हैं। राइट। अगर मैं बोलूं सर स्टॉक एक्सचेंज की सिंपल डेफिनेशन एग्जाम में क्या लिखनी है, ठीक है, तो आप एग्जाम में डेफिनेशन लिखेंगे, लिखो। या सेकेंडरी मार्केट की जो भी है ना, स्टॉक एक्सचेंज किसके अंडर आएगा? सेकेंडरी मार्केट। पहले हिंदी में लिखवा रहा हूं, वही लिखे आपके नोट्स में भी। स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है जो, स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है जो शेयर्स की खरीद और बिक्री, शेयर्स की खरीद और बिक्री को, शेयर्स की खरीद और बिक्री को कार करता है। क्या करता है सर? कार करता है। सी से, कार का मतलब बता रहा हूं मुन्नी। सी से कंट्रोल, कंट्रोल उधर कंट्रोल, अच्छा अच्छा है, बहुत अच्छा है, कंट्रोल। ए से असिस्ट, असिस्ट बोले तो सहायता। आर से रेगुलेट, रेगुलेट बोले तो उसके ऊपर कंट्रोल लगाना। यानी स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पर जाके आपको क्या मिलेगा? जहां पर जाके आपको शेयर्स की खरीद और बिक्री मिलेगी, है ना? और उस खरीद और बिक्री को वो स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? कंट्रोल, असिस्ट और रेगुलेट करता है। कि भैया कंट्रोल कैसे करता है? सुबह 9 बजे मार्केट खुलती है तो 9:15 बजे आप खरीद बेच शुरू कर सकते हो, है ना?
तो 9:15 से 3:30 तक आप खरीद बेच कर सकते हो, कंट्रोल कर लिया। ये नहीं कि रात को मेरा मन कर रहा है रात को 8 बजे बेच रहा हूं, ना ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। असिस्ट कैसे करना है? शेयर ब्रोकर के थ्रू करना है, डीमेट अकाउंट के थ्रू करना है, आपको लिंक करना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट को, सिक्योरिटी पासवर्ड डालने पड़ेंगे। और रेगुलेट कैसे करना है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना के उसको चलाना। जैसे सैटरडे संडे मार्केट नहीं खुलेगी, 15 अगस्त को मार्केट नहीं खुलेगी, इस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज ये काम करता है। इसी को हम इंग्लिश में लिख देंगे, एग्जाम में हमारी डेफिनेशन बन जाएगी सर, स्टॉक एक्सचेंज इज इंस्टीट्यूशन, है ना, एंड टू कंट्रोल, असिस्ट एंड रेगुलेट द मार्केट। ये लिखी बात। अच्छा बताओ, प्राइमरी मार्केट में कौन से शेयर आते हैं? फर्स्ट टाइम इशू। सेकेंडरी मार्केट में कौन से होते हैं सर? ये एमसीक्यू में बहुत काम आते हैं, एमसीक्यू है कि नहीं? बात समझ में आ गई? राइट। अब स्टॉक एक्सचेंज के क्या क्या काम है सर? पहले कैसे स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, उससे आपके इसके फंक्शन समझ में आ जाएंगे। ध्यान से सुनेंगे सर जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं। स्टॉक एक्सचेंज क्या है और कैसे काम करता है? एक्सचेंज कारोबार का मुख्य प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी सूचीबद्ध या लिस्टेड शेयर की खरीद बिक्री करते हैं। भारत में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या एनएसई है। ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज है जहां ऑनलाइन कारोबार होते हैं, यानी अलग अलग जगहों पर मौजूद सुनना ध्यान से के दफ्तर एनएसई के मेन सिस्टम से एक हाई स्पीड, ये जो छोटे छोटे कंप्यूटर बना रखे हैं क्या है? ब्रोकर के ऑफिस है ना, शेर खान, जीरोदा, उनके ऑफिस है। सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए जुड़े रहते हैं। तो क्या होता है जब आप किसी खरीद या बिक्री के लिए क्लिक करते हैं? एक्सचेंज एक ट्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है जो ऑर्डर पर काम करने वाला ऑटोमेटिक मैचिंग सिस्टम है। ये ऑर्डर नंबर, जैसे मैंने एलआईसी का ऑर्डर डाल दिया, तुमने खरीद का ऑर्डर डाल दिया, मैंने एलआईसी बेचने का ऑर्डर डाल दिया, तुम्हारा मेरा ऑर्डर मैच हो गया तो मेरे शेयर, मेरे अकाउंट से शेयर तुम्हारे खाते में और तुम्हारे खाते से पैसा मेरे खाते में। ये कारोबार या ऑर्डर देने वाली पार्टियों की पहचान जाहिर नहीं कर सकता, यानी खरीद या बिक्री का ऑर्डर किसी के पहचान जाहिर करने से नहीं दिए जा सकते। समझ गए ना? मेरा बायर कौन है मुझे पता ही नहीं, किसने खरीदे हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज मुझे उसकी डिटेल देगा कि भैया मुंबई के या महाराष्ट्र के या भैया गुजरात के मिस्टर एक्स ने, है ना, राइट, पटेल भाई ने आपका शेयर खरीदा है। मुझे जरूरत है इसकी, मुझे इसकी जरूरत नहीं, भैया मेरा शेयर बिक गया, ये बात है, बात करता हूं। लेकिन चुने हुए शेयर की खरीद या बिक्री के दाम कैसे तय होते हैं? किसी भी वक्त बाजार में मौजूद एक ही स्टॉक के कई खरीदार या बेचने वाले हो सकते हैं। मिसाल के लिए आपने रिलायंस के 10 शेयर 900 रुपए में खरीदने का फैसला किया और उसी वक्त दो अनजाने लोगों ने रिलायंस के अपने 5 शेयर्स को 900 रुपए में बेचने का फैसला किया। ध्यान से देख लेना। ऐसे में कंप्यूटर सिस्टम खुद ब खुद एक खरीदार और दो बेचने वाले को मैच कर देगा ताकि कारोबार पूरा हो सके। ऑर्डर मैचिंग प्राइस टाइम की प्राथमिकता के मुताबिक होता है, लिहाजा जब बाजार में किसी स्टॉक के ज्यादा खरीदार होंगे तो उसकी कीमत ऊपर जाएगी और जब बेचने वाले की संख्या ज्यादा होगी तो कीमत नीचे आएगी। लेकिन तब क्या होगा जब आप जिस शेयर को खरीदना चाहते हो और उसे कोई नहीं बेच रहा हो? अगर आपके ऑर्डर को कोई मैच नहीं मिलता तो वो सिस्टम में रहेगा और जब तक नया ऑर्डर मैच नहीं होता या ऑर्डर कैंसिल नहीं हो जाता पूरे बाजार में डिस्प्ले होता रहेगा, लेकिन आपका लेन देन पूरा नहीं हुआ। आप जो शेयर खरीदेंगे वो फौरन ही आपके डीमैट अकाउंट में नहीं दिखेंगे क्योंकि एनएसई T+2 बेसिस पर रोलिंग सेटलमेंट करता है। समझे? ऑर्डर समझ गए ना कैसे होता है? ऑर्डर डाला मैंने और पता लगा 900 के भाव पर, मैंने पता एलआईसी का ऑर्डर डाल दिया 900 पे कि भाई मुझे एलआईसी का शेयर कितने बेचना है और चल कितने का रहा है 700। तो किसी का दिमाग थोड़ी चल गया जो 700 का शेयर 900 पे खरीद लेगा। तो मुझे बताओ पूरे इंडिया में अगर मैंने आज के दिन 900 के भाव पे एलआईसी का ऑर्डर डाल दिया तो पूरे इंडिया में कोई ऐसा बंदा होगा जो 900 के भाव पे बाय का ऑर्डर डाल के बैठा होगा? बिल्कुल नहीं बैठा होगा। क्यों बैठा होगा भाई? जो चीज मार्केट में कितनी चल रही है भाई, जो सामान मार्केट में 700 रुपए का चल रहा है कि नहीं बात? राइट। मार्केट में अगर एक फोन 10,000 का चल रहा है तुम 50 में क्यों खरीदोगे भाई? अगर जो शेयर मार्केट में 700 का चल रहा है 900 में क्यों खरीदेगा? अब मैं 900 में डाल के बैठा हूं, खुश हो रहा हूं मैं तो, भैया मेरा ऑर्डर गया, मेरा ऑर्डर गया। क्या वो एग्जीक्यूट होगा? ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, पड़ा रहेगा। और जैसी मार्केट बंद होगी, मार्केट बंद होती है, ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक कैंसिल। और मेरे पास एक एसएमएस आ जाएगा या ईमेल आ जाएगा दैट योर ऑर्डर नंबर
ऑफ द बिड प्राइस 900 रुपीज इज कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बायर इन द मार्केट, कि मार्केट में आपके ऑर्डर प्राइस पर एक भी बायर नहीं था, इसलिए आपका ऑर्डर पूरे दिन पड़ा रहा और 3:30 बजे मार्केट क्लोज होती है ऑटोमेटिक वो कैंसिल हो गया, है ना, वो बता रहा हूं मैं आपको। अब सुनो ध्यान से, अब हुआ क्या, मान लो मैंने कहा यार ये तो बड़ा लोचा हो गया, ज्यादा ऑर्डर डाल दे, 700 पे डाल देता हूं, चलो, तो मैंने ऑर्डर 700 पे डाला, अगले दिन इत्तेफाक से किसी बंदे ने 700 का ऑर्डर लिया और मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया, यानी मेरा शेयर क्या हो गया, मेरे खाते से कटेगा, तुम्हारे खाते में जाएगा, तुम्हारे खाते में पता कब जाएगा, T+2, जिस दिन हमने ट्रेड करी उसमें 2 दिन जोड़ देना, यानी कि मैंने शेयर, मान लो आज क्या बताओ, ट्यूसडे, मैंने अपना LIC का शेयर ट्यूसडे को बेचा, इसमें 2 दिन जोड़ना, वेडनेसडे और थर्सडे, वो तुम्हारे डीमेट अकाउंट में पता कब आएगा, थर्सडे को। हाँ हाँ, पर वो खाते में तुम्हें थर्सडे को दिखेगा शेयर, है कि नहीं बात, इसे बोलते हैं T+2 सेटलमेंट, ट्रेडिंग डे, उसमें 2 दिन जोड़ देना, जिसका मतलब हुआ, सुनो ध्यान से, आपने सोमवार को लेन देन किया, सोमवार को मैंने शेयर बेचा, तो तुम्हारे खाते में कब आएगा, सुन लो ध्यान से, किया तो ये 2 दिन बाद बुधवार को पूरा होगा, यानी अगर आप 100 रुपए के रेट से किसी कंपनी के 1000 शेयर सोमवार को खरीदते हैं तो आपको अपने ब्रोकर को कुल 1 लाख रुपए मंगलवार तक दे देने होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि मैंने खरीदे, मैंने पैसे दे दिए, और इसके बाद ब्रोकर को तीसरे दिन यानी बुधवार तक स्टॉक एक्सचेंज को पैसे देने होते हैं ताकि लेन देन पूरा हो जाए और ये आपके डीमैट अकाउंट में दिखने लगेगा। तो डीमेट अकाउंट पे आपको कब दिखेगा, बुधवार वाले दिन, ठीक है, ये साइकिल चलता है हमारा स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, इसे बोलते हैं T+2 सेटलमेंट। हालांकि गवर्नमेंट हमारी अब ये क्या कर रही है, इंप्रूव कर रही है और सेटलमेंट को लेके आ रही है वो T+1 सेटलमेंट। तो T+1 सेटलमेंट क्या होगा, यानी अगर मैंने सोमवार को शेयर खरीदा मंडे को, तो मेरे खाते में शेयर परसों नहीं आएंगे, कल आ जाएंगे मंगल के दिन, ट्यूसडे को, दैट इज कॉल्ड T+1 सेटलमेंट। बात समझ में आ गई, राइट। यही काम कौन करता है सर, स्टॉक एक्सचेंज करता है, इसलिए इन्हीं कामों को क्या बोला जाता है, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। पहला काम बताओ स्टॉक एक्सचेंज का, NSE का, BSE का पहला काम क्या है, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द मार्केट। लिक्विडिटी क्या होती है भैया, कैश में कन्वर्ट। आपको अगर पैसे की जरूरत है, बस ये दुआ बनाना उस दिन स्टॉक एक्सचेंज खुला हो, तो भैया 9:15 से लेकर 3:30 बजे के बीच में कभी भी क्या कर लेना, शेयर बेच देना, तुरंत आपके पास पैसा आ जाएगा, आपके डीमेट अकाउंट में पैसा आ जाएगा। डीमेट अकाउंट बिल्कुल उसकी तरह होता है, पेटीएम वॉलेट की तरह, पैसा आ गया अपने खाते में क्या कर लो, ट्रांसफर कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसे और मार्केटेबिलिटी मतलब मुझे आज शेयर बेचने तो मुझे मार्केट भी तो चाहिए, पैसा तो मेरे खाते में जब आएगा जब मेरे पास मार्केट हो, तो मार्केट भी तो प्रोवाइड कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज। कहां जाके बेच देना, सेकेंडरी मार्केट में जाके बेच देना। तो पहला क्या हो, प्रोवाइड लिक्विडिटी, है ना, कि आप झट से क्या कर सकते हैं, डिसइन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी सेल कर सकते हैं, झट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी बाय कर सकते हैं। सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले जमाने में बड़ी दिक्कत होती थी ये जानने में कि स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, तो स्टॉक एक्सचेंज ने आपको क्या दिया सर, प्राइसिंग और सिक्योरिटी, यानी आप झट से क्या पहचान सकते हैं, प्राइसिंग और सिक्योरिटी। ये प्राइस नहीं पहचान रहे हम झट से, ये प्राइस नहीं पहचान रहे हम झट से, LIC का है कि नहीं बात। हमने LIC का जाना और कौन सा देखा था सर, MRF का देखा, पेटीएम का देखा, और बताओ किस कंपनी का देखोगे, लुटी पीटी कंपनी का ही देखोगे। लो 64 रुपए चल रहा बेचारा, बताओ 1 साल की रिटर्न देख लो, 170 का लॉन्च हुआ था, 64 रुपए चल रहा है, लुट के नहीं लुट गए जोमेटो में, है कि नहीं बात। तो लिक्विडिटी ये होता है प्राइसिंग। और कौन सी कंपनी का देखोगे जिसने हमेशा बहुत तगड़ा रिटर्न दिया, अडानी का तो दिखा चुका हूं मैं तुम्हें, अडानी एनटी दिखाया, एक ये भी बहुत अच्छा चला है, एक साल में 78% का रिटर्न, यानी कि है ना इतना % रिटर्न दे चुका है।
2500-2600 है ना क्या? तो ये हो गया भैया कौन सा सर? टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, एआई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है ना, इन पे आप पैसा लगा सकते हैं, नेचुरल गैस पे पैसा लगा सकते हैं, है कि नहीं बात? फ्यूचर में अडानी ईएनटी ट्रांसमिशन, इन पे गैस एंड ट्रांसमिशन पे पैसा लगा सकते हैं। क्या चीज? हाँ, अभी तो हुआ है महंगा, पहले तो 2-3 हजार का ही था, है ना? तो आगे आगे जाके ये क्या हो जाएगा, 10,000 की जगह 15-20 हजार का स्टॉक स्प्लिट हो जाता है, कंपनी स्टॉक स्प्लिट कर देगी, इसका प्राइस पहुंच जाएगा 1000 रुपए। हाँ, IRCTC, ये स्प्लिट हो गया, ये मैंने खरीदा था 5,000 रुपए का, 5,000 का। हाँ, स्प्लिट हो गया ना, फिर एक के बदले 5 हो गए, एक के बदले 5 मतलब कि वो शेयर कितने का हो जाएगा आपका, 1000 रुपए का। स्टॉक स्प्लिट कर देते हैं ना, ताकि वो अब सस्ता दिखता है लोगों को। अब जब से बेस्ट एग्जांपल इसका टाटा स्टील। टाटा स्टील पता है पिछले महीने कितने का था? 1000 रुपए का। टाटा स्टील पिछले महीने 1000 रुपए का था, आज कितने का है बताओ? क्यों? क्योंकि टाटा स्टील के शेयर होल्डर को एक के बदले 10 शेयर मिल गए, स्टॉक को स्प्लिट कर दिया उन्होंने। अब मेरे पास टाटा स्टील का शेयर था 1000 रुपए का, अब मुझे कितने मिल गए? वो 10, तो मेरी वैल्यू 10,000 की नहीं हो जाएगी? मेरा वो शेयर कितने का हो गया? 100 रुपए का। तो मैंने मार्केट में कितना पैसा लगा रखा था? 1000 रुपए। टाटा स्टील में कितना पैसा लगा रखा था मैंने? बोलो 1000। अब 1000 रुपए का एक शेयर था, अब तुमने मुझे 100 रुपए के 10 शेयर दे दिए, तो भी मेरा मार्केट में कितना पैसा लगा टाटा स्टील में? 1000। अब बताओ, लेकिन ऐसा करने से फायदा क्या होता है? फायदा क्या होता है? खरीदने में आसानी नहीं होगी तुम्हारे दिमाग में? अभी तुमने पता क्या बोला, सर कौन खरीदेगा 10,000 रुपए का शेयर? अब कितने का मिल रहा है? अब खरीद लोगे तुम, तो ये फायदा होता है। हाँ, भी लॉस है कि नहीं बात? तो इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, लिंक भेज दूंगा कि स्टॉक स्प्लिट करने से क्या फायदे होते हैं इन्वेस्टर्स को और कंपनी को। पहला फायदा समझ में आ गई बात? इन्वेस्टर को क्या लगता है? खरीदना आसान लगता है। अब तुम 10,000 का शेयर नहीं खरीद रहे, अब मैं 1000 का टाटा स्टील नहीं खरीद रहा, लेकिन भैया मैं 113 का देख के खरीद सकता हूं, है ना? राइट, तो ये फायदा होता है। अब सर प्राइसिंग पता लग गई, यही पता लग गया कि पिछले महीने कितने का था, इस महीने कितने का था। तीसरा फायदा क्या होगा सर बताओ? प्राइसिंग और सिक्योरिटी पता लग गया। तीसरा फायदा क्या होगा? सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। भैया अगर आप डीमेट अकाउंट खोल रहे हो तो भैया सेफ्टी तो होगी ना ट्रांजेक्शन की। कहते सर आपका पैसा सिक्योर है, डीमेट अकाउंट आपका सही ब्रोकर के पास है, ब्रोकर के तो है नहीं कि आपके खाते से पैसा निकाल के कहीं बेच देगा, है कि नहीं बात? आपका सिस्टम क्या है? बायोमेट्रिक सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है कि नहीं बात? तो भैया डीलिंग विद वेल डिफाइंड अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क, और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर वो काम किया जाता है कि हर्षद मेहता जैसे अगर कोई स्कैम हुआ है तो उसके ऊपर सजा भी मिलेगी। तो आपके शेयर्स बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि आप सेबी के ऊपर क्या कर सकते हो सर? भरोसा कर सकते हो। अगर आपने आईपीओ पैसा लगाया या आपने पैसा सेकेंडरी मार्केट के खरीदा, तो आपका पैसा कहां चला गया सर? इकोनॉमी में चला गया, नहीं चला गया? तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी नहीं होगी? इंडियन स्टॉक मार्केट वर्ल्ड की बताओ किस नंबर पे आती है? बोलो 10th नंबर पर, यूएस। फिफ्थ पे पहुंच गए हम। टोटल मार्केट कैप है ना? तो देखो यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट की रैंक विकिपीडिया के अकॉर्डिंगली, हाँ 5th पे है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, है ना? हाँ 2022 में अभी आई है, ये रहा वर्ल्ड की, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन से और जीडीपी से, कि आपका कितना, आपकी जनता का, आपके देश का कितना पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर फ्लो कर रहा है, उसे बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। कि स्टॉक मार्केट आपके जीडीपी के, आपके लोकल पैसे का कितना हिस्सा अपने पास रखता है। तो इंडिया की कौन सी रैंक है सर? यूएस पहला है, चाइना, जापान, हांगकांग, इंडिया। यानी कि टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है इंडिया का इतने मिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है, इतने मिलियन यूएस डॉलर का मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये सब आप एग्जाम में लिख सकते हैं,
इंडियन स्टॉक मार्केट हैज रैंकिंग 5th इन द वर्ल्ड विच हैज, है ना, 3,32,00,000 है ना, हाँ, विच हैज अप्रोक्सीमेट $32 lakh million मार्केट कैपिटलाइजेशन। हमें यूएस का चाइना क्या लिखना है, तो इंडिया का याद पता होना चाहिए। इतना बड़ा स्टॉक मार्केट है हमारा इंडिया का, तो भैया इकोनॉमी की ग्रोथ में काम आएगा नहीं आएगा? अब इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो पता कौन पैसा लगाएंगे हमारे देश में? एफआईआई। एफआईआई कौन होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। विदेशी लोग इंडिया में पैसा लगाएंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इतना दम है कि वो और आगे ग्रो करेगा, तो यहां पैसा लगाओ, यहां से पैसा में क्या मिलेगा सर? अच्छा रिटर्न मिलेगा, राइट। तो सेविंग आपकी बिल्कुल मोस्ट प्रोडक्टिव, बैंक से तो ज्यादा आएगा रिटर्न, बैंक से तो रिटर्न ज्यादा आएगा ना, है कि नहीं बात? उसके बाद स्टॉक मार्केट यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अगला काम करते हैं इक्विटी कल्ट। इक्विटी कल्ट, कल्ट का मतलब होता है अच्छी बात है, पूजा उपासना करना। जो लोग इक्विटी से डरते हैं उनको समझाया जाता है भाई क्यों डर रहे हो, किस बात से डर रहे हो बताओ, पैसा डूब जाएगा। तो कौन कह रहा है कि टुच्ची मुच्ची जोमेटो में पैसा लगा दो, है कि नहीं बात, राइट। इक्विटी कल्ट का मतलब होता है अच्छाइयां, स्टॉक मार्केट की अच्छाइयां गिनाता है स्टॉक एक्सचेंज आपको, है ना। क्या दिखाता है आपको? ये कम दिखाया जाएगा कि जोमेटो में पैसे लुट गए, पर आपको क्या दिखाया जाएगा? अडानी ईएनटी। याद आया? अडानी ईएनटी मैंने कितने का लिया था? 90-100 रुपए का लिया था। कितने का बेच दिया मैंने? 150 का। 50% रिटर्न हो गई। 100 का शेयर है, 150 का बिक रहा है, 50% रिटर्न। अब कितने का चल रहा है? 3,000 करीब चल रहा है, नहीं चल रहा? बताओ यार, मात्र कितने साल में? 2-3 साल में बताओ। अब 3,000 का पहुंचने वाला, लो 100 रुपए बढ़ गए, लो आज 114 रुपए, आज ही बढ़ गए 114 रुपए। तो बताओ कल खरीदा होता ना तो 100 रुपए कमाई तो यूं ही कर ली होती तुमने बैठे बैठे, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं इक्विटी कल्ट। एक तरीके से अच्छाइयां बताना। आप कह दो तो आम आदमी की भाषा में लालच। दे देगा बैंक कितना पैसा? बैंक में तुमने कल लगाए होते 2800 रुपए, एक दिन में लगा लेना। बैंक पता क्या करता? 2800 रुपए इंटू 1/365 इंटू 4%, है कि नहीं बात? कितना आता? कुछ पैसों में आता, 1 रुपया आ जाता, 2 रुपया आता, है कि नहीं बात? यहां एक दिन में कितना बढ़ गया? अडानी ईएनटी 100 रुपए बढ़ गया, है कि नहीं बात? इसे बोलते हैं स्प्रेडिंग द इक्विटी कल्ट, कि भैया इक्विटी कहता है कि भाई आप बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करो, पर ऐसा नहीं आंख बंद करके लगा दिया। आंख बंद करके लगाओगे तो जोमेटो की तरह लुट जाओगे, एलआईसी की तरह पैसा भी लुट जाएगा, है कि नहीं बात, राइट। क्या सोच के पैसा लगाना है? कंपनी के फंडामेंटल्स पढ़ के कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और कंपनी को देख के फ्यूचर इसका है। आईटी कंपनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक कंपनी, है ना, ड्रोन कंपनी, फ्यूचर किसका है सर? ड्रोन का। पैसा लगाना तो कहां लगाओ? ड्रोन कंपनीज में लगाओ। जो कंपनी क्या बनाती है? ड्रोन्स बनाती है ना। 400-500 हजार का भी होगा तो 2-3 साल में कम से कम 5,000 का पहुंचेगा। तो नेट पे डालोगे ना ड्रोन कंपनीज इन इंडिया, है कि नहीं बात, तो आपको पता लग जाएगा सर इतनी हमारे देश में ड्रोन कंपनी है जो ड्रोन्स पे काम कर रही है कि नहीं बात। तो भैया फ्यूचर में क्या? फ्यूचर में आपके पास जोमेटो में कोई डिलीवरी बॉय नहीं आएगा, ड्रोन से डिलीवर होगा आपका खाना। अमेरिका में शुरू हो गया ये, हाँ। यानी कंपनी क्या करेगी? कंपनी सैलरी नहीं देगी और पेट्रोल डीजल नहीं फूकेगी, बाइक में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, ड्रोन खरीदा। आपका नियरेस्ट आउटलेट है मैकडी, आपका घर कितना 1 किलोमीटर दूर है, ड्रोन को सिस्टम कर दे, ड्रोन उड़ के जाएगा आपकी खिड़की पे रख जाएगा। पैसा आप दे चुके हो। तो अगर ये सिस्टम इंडिया के बाहर शुरू हो चुका है तो इंडिया में शुरू होगा तो कौन सी कंपनी को फायदा होगा? जो इंडिया में ड्रोन बना रही है। तो पैसे किसमें लगाना है सर? ड्रोन कंपनी में लगाओ। और वो किससे चलेंगी? वो चलेंगी एआई से। किससे चलेंगी सर? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगी, कंप्यूटर सिस्टम चलेंगी। आईटी कंपनी उनको सपोर्ट करेगी, विप्रो, टीसीएस। तो पैसा लगाओ आईटी कंपनी में, पैसा लगाओ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पैसा लगाओ ड्रोन कंपनीज में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो भैया 18 के होते ही ड्रोन कंपनी के शेयर, है ना, खरीद लेना। और अगला सर जिन्हें सट्टे का शौक है, जो कह रहे हैं ड्रीम 11 में मजा नहीं आ रहा, है ना, सट्टेबाज, तो सट्टेबाज लोग सट्टे का भी मजा ले सकते हैं। शेयर भी है ना। सट्टे का मजा कैसे? मेरी बस की नहीं है पढ़ना, मैं कंपनी के बारे में नहीं पढ़ रहा, सुन नहीं रहे, बात कर रहे हैं आपस में, इधर ध्यान दो संकेत। तो मैं क्या करूंगा? सट्टे का मजा लेना है, रैंडम कंपनी का शेयर खरीद लिया, 1-2 दिन में पता लगा शेयर ऊपर गया नीचे गया, सट्टे का मजा है।
भाई सट्टा क्या, यही तो है सट्टा, मीन्स बहुत किस्मत पे डिपेंड है, या किसी ने बोल दिया भाई एक काम कर, टाटा स्टील मिल रहा है 100 रुपए में, है ना, टाटा स्टील ले ले। तो तुमने क्या किया, टाटा स्टील खरीद लिया, सट्टा ही तो है कि नहीं बात। किसी ने बोला भाई जोमेटो का शेयर ले लो, जोमेटो का बहुत सस्ता मिल रहा है 500 550 में, सट्टा ही तो है। कंपनी तो फंडामेंटली वीक ही है, पर तुमने सट्टा लगा दिया, और कितना गिरेगा भाई, कितना गिर गया, 600 पे आ गया, 500 में, और कितना गिरेगा भाई, गिरने को 100 पे भी आ जाए। लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्यों खरीद रहा हूं कि और कितना गिरेगा भाई, 2100 रुपए का शेयर 500 आ गया, जीरो थोड़ी हो जाएगा, 500 पे खरीद लेता हूं भैया, 100 हो गया तो वो मेरे साथ हो चुका है ना ऐसा। पता कौन सी कंपनी में, यस बैंक में 90 का खरीदा, 90 से लेट के 30 आ गया, तो मैंने पता क्या सोचा, और कितना गिरेगा, और ले ले, एवरेजिंग हो जाएगी, 90 में 100 खरीदे, 30 में 100 खरीदे, तो कितने का पड़ा, 60 में पड़ा। मैंने कहा और कितना गिरेगा। फिर यस बैंक ने मुझे निराश नहीं किया, यस बैंक ने पता क्या बोला, पता कितना गिरूंगा, इतना गिरूंगा, है कि नहीं बात। तो ये चक्कर है क्या, फंडामेंटली वीक कंपनी के शेयर खरीदने का ही चक्कर है। तो ये सट्टा ही तो है, तो मैं भी सट्टे का शिकार हो चुका हूं। 100 का शेयर 90 में खरीदा, फिर वो 50 पे आ गया, 50 पे और खरीद लिए 100, फिर वो 30 पे आ गया, 30 पे और खरीद लिए 100, और कितना गिरेगा, फिर 20 पे आ गया और खरीद लिए 100, इससे बड़े किसी और कंपनी में लगा तो वो बढ़ते, तो ये तो गिर ही रहा है कि नहीं बात। तो ये होता है सट्टा। तो भैया जो सट्टे का मजा लेना चाहते हैं वो सट्टे का भी मजा ले सकते हैं, क्योंकि ये सट्टा जो शेयर मार्केट का वो क्या बिल्कुल लीगल है, इलीगल है सर, लीगल है। स्पेकुलेटिव एक्टिविटी करो ध्यान से, है ना, तो सट्टे का भी मजा ले सकते हैं। बोलो समझ गए सर। तो ये था सर हमारा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सुन लो, अरे मुन्ना भगने का नहीं, रुक तो जाओ, कोड लिख लो जल्दी इसका। सर ऊपर जेम्स बन रही है, जेम्स पता क्यों बन रही है, क्योंकि एक दिन मैंने जेम्स खाई, क्योंकि जेम्स को कभी ना नहीं कहते, जेम्स को कभी ना नहीं कहते। हाँ तो जेम्स खाई, तो मेरे को पता क्या लगा भाई, स्टॉक एक्सचेंज में बहुत लूटा पीटे काम चल रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज से प्यारे क्या है, स्टॉक एक्सचेंज से प्यारे जेम्स है, कम से कम मीठा मुंह तो कराते हैं, स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत कड़वा कर रखा है। तो स्टॉक एक्सचेंज का क्या है कोड, एस से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 3 देखना जरा कौन सा है, सेफ्टी। पी से क्या बनेगा, पॉइंट नंबर 2 बताना जरा क्या है, आसानी से प्राइस पता लग जाता है तुम्हें स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। जी से क्या बनेगा सर, पॉइंट नंबर 4 बताओ क्या है, देश की ग्रोथ में काम आता है। ई से क्या बनेगा सर, इक्विटी कल्ट, पॉइंट नंबर 5। एम से क्या बनेगा रे मुन्ना, पहला मार्केट देता है। और एस से क्या बनेगा सर, पॉइंट नंबर 6 क्या है, स्पेकुलेशन, बोले तो सट्टे का स्कोप। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 13, 16 और 17 जल्दी नोट करो। 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, फिर टाटा बाय बाय करते हैं। भाई ये वाला क्वेश्चन बता दो, बाकी 3 तो तुम कर ही लोगे। आंसर तो बताओ, पहला, बस पहला बता दो, बाकी होमवर्क हो जाएगा। 13, 16 और 17 ये होमवर्क हो गए। It was decided to allot security to institutional investors. तो वो क्या पूछ रहा है, नेम द मेथड, कंपनी जिससे एडिशनल कैपिटल रेस कर रही है कौन सा मेथड है। आज ही पढ़ा है नालायको, रिलैक्सो चप्पल निकालूंगा नीली पट्टी वाली, पटापट लगेगी, बहुत तेज लगती है। ये तुम्हें बताना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोर्ड का है तुम्हारा, 2017 में आ चुका भैया। अब वो क्वेश्चन ये थोड़ी कह रहा प्राइमरी सेकेंडरी, बताओ। एक मिनट,
नहीं, नशा करने वाले बाल को बुक को खोल के बता दो। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को दे रहा हूं मैं। सिक्योरिटी इशू कर रहा हूं, यानी कि शेयर्स, सिक्योरिटी की बात चल रही है तो शेयर्स है तो प्राइमरी मार्केट तो होगी नहीं, सेकेंडरी मार्केट होगी। वो मतलब प्राइमरी मार्केट किस कौन, हाँ क्यों, हाँ देखो पब्लिक इशू कहां हो रहा है मुन्नी, पब्लिक इशू कहां हो रहा है, पूरा पढ़ ले मुन्ना। पब्लिक इशू नहीं कर रहे हो। अलॉट द सिक्योरिटी टू इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, क्या है सर, हाँ प्राइवेट प्लेसमेंट। अब सिक्योरिटी इशू हो रही है, सिक्योरिटी इशू किसकी है सर, प्राइमरी मार्केट या सेकेंडरी मार्केट, और इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है तो इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स कहां पे मिलते हैं सर, प्राइमरी मार्केट में मिलेंगे। और ये रहा सर प्राइवेट प्लेसमेंट। ये सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स मैंने कौन से लिखवाए तुम्हें आज, म्यूचुअल फंड, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, इंश्योरेंस कंपनी, तो इंस्टीट्यूशनल सी तो हो गए ये। तो भैया इसको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे यार क्वेश्चंस को। तो 3 क्वेश्चन होंगे कौन कौन से, 13, 16 और 17। बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर।